भारत में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीज़न बना 2014 के बाद मोदी जी के राज में, बीजेपी आरएसएस के राज में पूरी तरह से थर्ड क्लास सिटीज़न बन गया। में मुसलमान इस वक्त थर्ड क्लास सिटीज़न है। अगर मुसलमानों ने अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया और प्लेटफॉर्म बनाकर जो जिस तरह से SC ST के लिए रिज़र्व सीट है, आज 20% मुसलमान अपने रिजर्वेशन की तरफ, रिज़र्व सीट की तरफ आर्टिकल 340, 341, 342 को बेस करके अगर अपना एक रिज़र्व सीट नहीं बनाएंगे तब तक उनकी हालत ऐसी रहेगी। आपने दो अहम नाम को छोड़ दिया जो उसको उकसा कर लेके आए थे। उसमें थे रविशंकर प्रसाद जी जो पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, एक्स लॉ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद एक है एक्स हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना। ये दोनों वहाँ हंस रहे हैं, यानी फुल प्लान से ये शूद्र मंदबुद्धि को आगे किया गया, ठीक उसी तरह जैसे मोनू मानेसर को आगे किया गया। मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार वो तस्वीर देश की जनता के सामने गई, बल्कि दुनिया के सामने गई, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश पिथौड़ी ने दानिश अली के बहाने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को भद्दी भद्दी गालियां दी। और उसके बाद तस्वीर ये सामने आती है कि ना तो सस्पेंड किया जाता है, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हैं कि हमें खेद है, और देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी ऐसे लोगों के और हौसले बढ़ाती है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए कई लोग मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कैसे देखते हैं जो रमेश पिथौड़ी ने इस हरकत को अंजाम दिया। जो आपका सवाल है रमेश पिथौड़ी के ताल्लुक से, ये 1947 के बाद से ही भारत में मुसलमान सेकंड क्लास सिटीज़न बना। 2014 के बाद मोदी जी के राज में, बीजेपी आरएसएस के राज में पूरी तरह से थर्ड क्लास सिटीज़न बन गया। रमेश पिथौड़ी की ये हरकत पूरी तरह से आरएसएस, बीजेपी की जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच है, मुसलमानों के लिए जो नफ़रत है, उसको उजागर करती है। मैं रमेश पिथौड़ी जी के लिए कहना चाहूँ, रमेश पिथौड़ी चूँकि वो एक शूद्र समाज, गुजर समाज से आते हैं, गुजर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मुसलमानों में मौजूद है वो भी कन्वर्ट होकर, उसी गुजर से ही कन्वर्ट होकर मुसलमान बना है। और उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि अपनी कौम को भी गाली दी थी। बहरहाल चूँकि ये शूद्र समाज है, चूँकि वैदिक वर्ण व्यवस्था के अंदर ये शूद्र समाज में आते हैं। शूद्र का अर्थ होता है, यानी माना होते हैं बैल बुद्धि या फिर एक जो है मंद बुद्धि। उसके दिमाग में जितना भरा जाए उतना होगा। आपने अभी जो अपने स्टार्टिंग में ये बात कही, आपने रमेश पिथौड़ी और राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी जी को लिया। आपने दो अहम नाम को छोड़ दिया जो उसको उकसा कर लेके आए थे। उसमें थे रविशंकर प्रसाद जी जो पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, एक्स लॉ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद एक है एक्स हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, है ना। ये दोनों वहाँ हंस रहे हैं, यानी फुल प्लान से ये शूद्र मंदबुद्धि को आगे किया गया, ठीक उसी तरह जैसे मोनू मानेसर को आगे किया गया, ठीक उसी तरह से जिस तरह से और भी सारे हुए, और इस पर कोई सज़ा नहीं हुई। आप देखिए मणिपुर का मामला उठाने पर संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन और उसके बाद और भी कई सांसदों को, जो है राघव चड्ढा जी हों, और भी बहुत सारे सांसदों को निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। इतनी बड़ी बात कहने पर सिर्फ आपके अल्फाजों को एक्सपंज किया जाएगा, वर्ड्स एक्सपंज किया जाएगा और ये किया जाएगा। मैं ये बार बार कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि भारत में मुसलमान इस वक्त थर्ड क्लास सिटीज़न है। अगर मुसलमानों ने अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाया और प्लेटफॉर्म बनाकर जो जिस तरह से SC ST के लिए रिज़र्व सीट है, आज 20% मुसलमान अपने रिजर्वेशन की तरफ, रिज़र्व सीट की तरफ आर्टिकल 340, 341, 342 को बेस करके अगर अपना एक रिज़र्व सीट नहीं बनाएंगे तब तक उनकी हालत ऐसी रहेगी। मैं यहाँ पर रमेश पिथौड़ी जी का शुक्रिया भी अदा करूँगा इस सेंस में कि अब वो मुसलमानों को जगाने का काम करें। ये काम तो रोड पे हो ही रहा था, मुल्ले कटवे और जितनी भी गंदी गालियाँ दे, गद्दार, ये तो हमें कहा ही जा रहा था। अब ये पार्लियामेंट के पटल पर खड़े होकर कहा गया है इस बात को, जिस मोदी जी को मुसलमान कंट्री से $60 बिलियन भीख मिलता है, जिस मोदी जी को जब यहाँ मरते हैं लोग, जिस मुसलमान कंट्री से उनको ऑक्सीजन
मिलता है, आज वो उसकी नमक हरामी कर रहे हैं। पेट्रोल तो उसका खा ही रहे हैं, बल्कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनके मोहताज नहीं हैं, ये उनके मोहताज हैं। आज तो मीडिया में कल परसों ही मैं देख रहा था, वो अरब देश को कह रहे हैं अगर हमने तुम्हारा पेट्रोल लेना बंद किया, गोदिया मीडिया वाले जो है वो ये चला रहे थे कि घर में कहा हाँ बिल्कुल बंद कर दो, हम तो चाहते हैं तुमको जो करना है करो, तब ये हमारा मुसलमान जागेगा। याद रखो, मुसलमान अगर जाग गया तो वो एक हुक्मरान कौम है, हम हुक्मरान कौम है। 750 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ज़मीन पर हुकूमत की है, और अगर हम अपनी पे आ गए तो इंशाल्लाह दोबारा से हम इस पर हुकूमत करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर न्यायिक चरित्र है, हमारे अंदर जो है जुडिशियल इंस्टिक्ट है, ये हम कहना चाहते हैं। क्योंकि मैं ये तस्वीर भी देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो सबके सामने जग जाहिर है, पर विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरीके से खामोश रहती हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, क्योंकि कई जगह हमने देखा कि कई नेताओं ने आवाज़ तो उठाई, लोग लगातार कह रहे थे कि मुस्लिम सांसद के ऊपर हमला हुआ है, पर लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला हुआ है। वो अल्पसंख्यक मुसलमान लिखने में क्यों शर्माते हैं? वो राजनीतिक दल जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, खुद बहन कुमारी मायावती ने भी सवाल तो खड़ा कर दिया, ये बोल दिया कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक ट्वीट बात खत्म। क्या आगे का प्रोसेस होना चाहिए था? यहाँ इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये जो हम बहुजन समाज है, मैं इसका कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूँ ये एक मजलूम समाज है और मंदबुद्धि समाज है, इसके अंदर लीडरशिप की कोई क्वालिटी नहीं है। मैं ये बात खुल के कह रहा हूँ, मुश्किल इनके साथ यही है, इनका कोई लीडर नहीं है, ना कोई लीडर बनने की इनमें काबिलियत है, हुक्मरानी करने की काबिलियत इनमें नहीं है। बेचारों मजबूर हैं, असहाय हैं। शुरू से इन पर ब्राह्मण इन पर हुकूमत करता हुआ आया सम्राट अशोक के बाद, और उसके बाद जो है मुसलमानों ने हुकूमत की, फिर अंग्रेज़ आ गए, अंग्रेज़ों ने हुकूमत की। अब जहाँ तक इसका सवाल है, अब मुसलमान को जागना होगा। तुम उसके प्लेटफॉर्म में गए थे, 9 सांसद उसके पहले ही बैठे हुए हैं दानिश अली के साथ, और 9 सांसद हैं जो बसपा के हैं। क्या वो उसको मार नहीं सकते थे 2 थप्पड़ आके, और उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि मुसलमान देखें जो बसपा के सपोर्टर है, मुसलमान देखें जो सपा के सपोर्टर है, मुसलमान देखें कि इसको जो उनकी कंपनी है, ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब एक एक दुकान है, सब बिजनेस कर रही हैं, ऑल आर डूइंग देयर बिजनेस। और ये बिजनेसमैनों की पार्टी है। यहाँ पैसा दो, टिकट खरीदो, चुनाव लड़ो, जीतो और उसके बाद चले जाओ। लेकिन जब आप मरने लगेंगे तो कोई आपके पीछे खड़ा नहीं होगा। आप बीजेपी को देख लो, वो अपने बलात्कारी, चोर, खंट सबको बचाने के लिए आगे खड़ी रहती है। हमने देखा ना, ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या ये हो। लेकिन अब हमें यहाँ समझना होगा, ये हरकत करके इन्होंने दिखा दिया कि मुसलमान अब एक प्लेटफॉर्म पे आए। जहाँ तक असदुद्दीन अवैसी और उनकी पार्टी का सवाल है, वो भी एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बस उनके अंदर ज़रा सा तकब्बुराना ये आ जाता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द वो। अगर वो उसको छोड़कर तमाम जितने भी हमारे मुस्लिम लीडरान हैं एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएँ तो इंशाल्लाह हम समझते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार होगा जिससे हमारे कम से कम 100 सांसद मुसलमानों का रिजर्व सीट हो जाए। तो वो पार्लियामेंट में अगर जाते 100 सांसद अगर हमारे पार्लियामेंट के अंदर होते, हमारी अगर ऐसी पोजीशन होती तो मजा ले, कोई ऐसी हरकत कर देता, ऐसी कोई कर देता। क्योंकि हमने देखा कि दानिश अली के साथ जब ये बदतमीज़ी की गई, कुछ नेता खासतौर पर राहुल गांधी मिलने पहुंचे, संजय सिंह मिलने पहुंचे, कई दिगर नेता पहुंचे, पर यहाँ सबको ये बात खल गई कि अगर बहन कुमारी मायावती दानिश अली को अपने पास बुलाती या उनसे जाकर के मिलती तो एक मैसेज आता उन नफरतकारों के पास में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो के साथ खड़ा हुआ है। ये तस्वीर ना आने के कारण किस तरीके से देखते हैं? क्या मुसलमानों के हक और हुकूक की बात होगी? जो बहन जी अपने सांसद के साथ खड़े होकर के एक बात नहीं बोल सकती, वो मुसलमानों के हक के लिए बात करेंगी? अच्छा, अगर हम बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की 3 बार की जो सरकार बनी बीजेपी के सपोर्ट से बनी, 2007 से 12 तक जो सरकार बनी उसमें भी आरएसएस का पूरा हाथ था। आरएसएस का उसमें पूरा हाथ था। जब वो बनेंगी, अब उनके शासनकाल में दिखा दो ना मुसलमानों के लिए कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ मुसलमानों के लिए। फिर भी आज तक भी 2022 के चुनाव में भी देख सकते हैं, सिर्फ अब वो कहेंगे कि मैं मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट देती हूँ। आप दुकान में बैठी हैं, जो पैसा लेके आएगा टिकट दो, 2-2 करोड़ में टिकट भेज दिया, 100 टिकट आपने भेज दिया, 200 करोड़ आपके पास आ गए। तो आप धंधा कर रही हैं। कोई मुसलमान आपके साथ तो अव्वल जाना नहीं चाहता, क्योंकि आप उनको कोई फ़ायदा देना ही नहीं चाहती। आपके लिए दलित है या ब्राह्मण
है ना। इसी के साथ साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। जब ये तस्वीर सामने आई तो जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मंत्रालय जिनके पास था, मुख्तार अब्बास नकवी, लिखते हैं कि ये घमंडिया लोग हैं जो मिलने दानिश अली से पहुँचे हैं और ये कहते हैं कि दानिश अली ने ही ड्रामेबाजी रची थी कांग्रेस में शामिल होने के लिए। अच्छा, तो अगर दानिश अली ने ये रची थी तो आप ये बात तो पार्लियामेंट में क्या ओम बिरला को ये बात बता दें, इसी से तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन क्या करें, अब वो दामाद है ना, ब्राह्मणों के जो दामाद हैं, तो अपनी दामादी में कुछ ऐसे हमारे गद्दार भी हैं जो मिले हुए हैं उनसे, जो आजकल भारत को माता बोल रहे हैं और इसको पता नहीं भारत से कब उनके अब्बाओं ने शादी कर ली थी तो उनको माता बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मतलब ये है। अब आपको पता होगा वही मुख्तार अब्बास नकवी थे जो औरतों के ताल्लुक से ये बोल गए थे जब से लाली लिपस्टिक लगाती हैं इसलिए उनका बलात्कार होता है, आपको याद होगा, ये वही साहब हैं। और इनका बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे बयानात हैं और उल्टे सीधे कर्म हैं। जब से ये ब्राह्मण मनुवादियों के दामाद बने हैं तब से इनकी दिमागी हालत बिगड़ गई है। जैसे हमारे ब्राह्मण जो देवता हैं उनके जो है गोबर खाने से, गोमूत्र पीने की वजह से दिमागी खलल हो जाता है, तो उनके दामाद बनने से भी मेरे ख्याल में इनका दिमागी खलल उतर गया है, शायद हम यही समझ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लोगों में रोष है, खासतौर पर रमेश बिथूड़ी के उस बयान को लेकर के जो उन्होंने संसद में भद्दी भद्दी गालियां मुसलमानों को दी हैं।